नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि अभी आपने दोस्तों एनसीएफ 2005 पढ़ा है, तो एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन, आखिर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों, यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो, हर एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार और मजेदार सेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों पुस्तक आ चुकी है यूपी टेट की, और ये हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों आइए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? दोस्तों पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीजी टेट प्राइमरी 2011 में ये क्वेश्चन आया था। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका, जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 में दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आपका, इसमें दोस्तों बात की गई कि बालक को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, कैसे बालक को शिक्षा प्रदान की जाए और सरल ढंग से कैसे प्रदान की जाए, कि जैसे कि बालक सरल ढंग से चीज़ों को सीख सके, सारी चीज़ों को याद कर सके और शिक्षा के प्रति उसकी रुचि जागृत हो सके दोस्तों। तो सबसे पहले बात की गई एनसीएफ 2005 में कि बालक की जो शिक्षा हो वो क्या हो, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जीवन के स्कूल के बाहरी जीवन से, यानी बालक के जीवन से जोड़ कर दोस्तों उसको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों। ठीक है। दूसरी रूट सिस्टम यानी कि दोस्तों रटन प्रणाली, जो रटन प्रणाली है दोस्तों उसको क्या किया जाए, उससे मुक्त किया जाए। बच्चे को सिखाया जाए कैसे, लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों, स्वयं करके सीखे, करके सीखना। बालक को कैसे सिखाया जाए, करके सीखे। बालक कैसे सीखे, करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग दोस्तों। यानी कि किसी भी चीज को बालक जब स्वयं करके सीखता है दोस्तों, तो वो चीजें उसको ज्यादातर याद रहती है, ज्यादातर उसके दिमाग में बैठी रहती है। तो ये चीजें होता है। तो ये एनसीएफ 2005 आपका कहता है लर्निंग बाय डूइंग, न कि रटन प्रणाली पे दोस्तों। ये दूसरा, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध, बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए। उनको दोस्तों हमें अवसर देना है, तभी वो दोस्तों कुछ करेंगे और जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों सही है। आपका बात की गई कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें अंग्रेजी में केवल शिक्षा नहीं देनी है, हमें बालक को शिक्षा देनी है उसकी मातृभाषा के रूप में। कैसे, मातृभाषा में दोस्तों। और मातृभाषा के साथ साथ दोस्तों बहुभाषा सीख होनी चाहिए, और दोस्तों त्रिभाषा का भी उन्होंने कहा कि त्रिभाषा में हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये चीजें थी दोस्तों, न कि अंग्रेजी में शिक्षा केवल प्रदान की जाए, ऐसी बातें नहीं की गई। तो ये हमारा पूछा है कि हमारा सिद्धांत नहीं है, तो ये सिद्धांत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी नहीं होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है दोस्तों। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। ये आपके सीजी टेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी चर्चा हुई, इसका गलत नहीं होना चाहिए मेरे सारे बच्चों का दोस्तों। आपका एनसीएफ 2005 में बात की गई कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा दस्तावेज भाषा के लिए निहित बात की गई, तो सबसे पहले बात की गई कि बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाए उसको उसकी मातृभाषा के रूप में शिक्षा प्रदान की जाए। उसकी मदर टंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, जिससे कि बालक को समझने में, सीखने में क्या हो, आसानी हो, सरलता पूर्वक वो चीजों को सीख सके, चीजों को समझ सके दोस्तों। अगर उसकी मदर टंग हिंदी है और हम उसको उर्दू में चीजों को समझाएंगे, क्या समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज है। दूसरी दोस्तों हमारी बात की गई कि भाई त्रिभाषा में दोस्तों हमें ज्ञान प्रदान करना है। त्रिभाषा इन द सेंस दोस्तों, त्रिभाषा इन द सेंस, पहली भाषा हमारी क्या होनी चाहिए,
बालक की मातृभाषा, क्या होनी चाहिए, बालक की मातृभाषा पे, ठीक है दोस्तों, मातृभाषा। दूसरी भाषा हमारी वो होनी चाहिए जो कि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है, जैसे कि हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है तो वहाँ पे हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए तो हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए दोस्तों, जो भाषा वहाँ पे अधिकतर बोली जा रही है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। और एक दोस्तों आधिकारिक भाषा होनी चाहिए जिसके बारे में बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिसका ज्ञान बालक को नहीं है वो एक आधिकारिक भाषा आपकी होनी चाहिए दोस्तों, कि जिसको बालक को ज्ञान प्रदान किया जाए। तो आधिकारिक भाषा होनी चाहिए जिससे कि बालक को ज्ञान, अगर दोस्तों वहाँ हिंदी है तो इंग्लिश बालक को यहाँ पे सिखाया जाए जिससे कि बालक इंग्लिश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, सॉरी। तो ये त्रिभाषा आपका होता है, ये उद्देश्य। और दोस्तों ये चीज है, तो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक 2005 दस्तावेज भाषा के लिए निहित है दोस्तों, क्या है, भाषा के लिए निहित बात की गई, इसमें बहुभाषा की बात की गई, एक भाषा नहीं होगा, द्विभाषा नहीं, त्रिभाषा नहीं, बहुभाषा की बात की गई थी। पाठ्यक्रम रूपरेखा दस्तावेज भाषा के लिए निहित बात की गई बहुभाषा दोस्तों, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टेस्ट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यूपी टेट आपका पूछा गया है, प्राइमरी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, ये हो गया। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बात की जा रही है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन था दोस्तों, ये बात गलत है, ये आपका गलत हो गया। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, नहीं, यूनेस्को और भारत के द्वारा नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों, उपयुक्त में से नहीं। ये दोस्तों ये एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा तैयार किया गया, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो कि भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है कि भारत की जो विद्यालय शिक्षा है उसको किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, उसकी पाठचर्या को किस प्रकार से फ्लेक्सिबल किया जाए, लचीला बनाया जाए, और किस प्रकार से शिक्षा दोस्तों लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के शिक्षा, बिना भार के शिक्षा, मेन उद्देश्य था दोस्तों बिना भार के शिक्षा। आपके एनसीईआरटी 2005 का मेन उद्देश्य था कि बिना भार के शिक्षा, कि बच्चों पे बहुत ज्यादा भार न दिया जाए, बच्चों पे बहुत ज्यादा सिलेबस न हो, बच्चों पे बहुत ज्यादा पुस्तकी भार न हो, कि जैसे कि हाँ इतना ज्यादा पढ़ना है, बाप रे इतना सिलेबस है, इतना ब्रॉड सिलेबस है, जिससे बच्चों के माइंड पे ज्यादा प्रेशर न पड़े, तो उसको क्या किया जाए दोस्तों, भार को थोड़ा सा कम किया जाए। ये मेन उद्देश्य था आपके एनसीईआरटी 2005 का, ये चीज थी। तो ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई शिक्षा से संबंधित स्तुतियां प्रस्तुत की गई, तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ घोषित किया गया था। दोस्तों यूपीएससी डाइट प्रयोक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में, 2005 में, 2003 में या 2004 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे देने का प्रयास करें दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों एनसीएफ 2005 की, नेशनल करिकुलम 2005, यानी दोस्तों देखिए आंसर प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है दोस्तों, कि नेशनल करिकुलम जो घोषित किया गया था वो दोस्तों 2005 में घोषित किया गया। इसको कई बार आपको बताया गया है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका एकदम हलवा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है, आसानी से मेरे सारे बच्चों ने बता दिया होगा। ये दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, ये आपका चौथा एनसीएफ 2005 था। इससे पहले दोस्तों इससे पहले भी 3 आ चुके थे, तो ये चौथा संशोधन हो गया था एनसीएफ 2005। बहुत जल्द अगला भी आने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 16 अगस्त 1996 में, 5 जून 1990 में, 22 जुलाई 2002 में या 26 सितंबर 1994 में। कब की गई थी दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की बात की जाए
तो इसमें बालकों से क्या किया जाता था, श्रम करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था, श्रम करवाया जाता था दोस्तों, परिश्रम करवाया जाता था और उनको उचित परिश्रम का दोस्तों मूल्य भी नहीं दिया जाता था। उनका एक तरह से आप कर सकते हैं शोषण किया जाता था। क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था दोस्तों बच्चों का। तो ये गवर्नमेंट ने इस पे दोस्तों बहुत ही सख्त कानून बनाया आपका कि अगर बच्चों, जब तक बच्चे वयस्क न हो जाए तब तक अगर आप उनको कार्य करवाते हैं तो आप दंड के वो होंगे, भागीदारी होंगे, आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो वो दोस्तों प्राधिकरण की स्थापना की गई, कब की गई थी, 26 सितंबर 1994 में दोस्तों, डी होगा इसका, 26 सितंबर 1994 में राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, चलते हैं, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट प्राइमरी 2019 में पूछा गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। कौन सा संशोधन था, 25वें संशोधन, 86वें संशोधन, 22वें संशोधन या 92वें संशोधन, कौन सा संशोधन होगा, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया था, कौन सा संशोधन होगा, जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों बता दूं आपको कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना आपके 86वें संशोधन में, कौन से, संविधान के 86वें संशोधन में दोस्तों, और अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दोस्तों सभी बच्चों को ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। क्या की जाए, मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन्हें क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, वो भी फ्री में दोस्तों। यानी कि सभी शिक्षा, जब यही कहा गया कि जब दोस्तों सभी पढ़ेंगे तभी देश हमारा बढ़ेगा, यानी ये चीजें की गई दोस्तों, ठीक है। तो कई अभियान भी किए गए, सर्व शिक्षा अभियान, कई अभियान भी शुरू हुए दोस्तों। तो ये 86वें संशोधन अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में दोस्तों। कब, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों। बाल विवाह निषेध अधिनियम दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा, बाल विवाह की बात आती है तुरंत आपके मन में एक क्लिक करता होगा एक प्रोग्राम, एक नाटक बहुत ही अच्छा आता था कलर्स पे, वो था बालिका वधू। कौन सा प्रोग्राम था, बालिका वधू। बहुत ही अच्छा किरदार किया था उसमें दोस्तों, एक बच्ची ने बहुत अच्छा किरदार किया था, आपने देखा होगा। तो बाल विवाह निषेध में दोस्तों यही होता था, यानी कि कम उम्र के बच्चों का विवाह करा दिया गया था दोस्तों। तो पहले ये शारदा एक्ट, किस नाम से था, शारदा एक्ट दोस्तों, शारदा एक्ट था 1929 ईस्वी में, शारदा एक्ट यानी 1929 ईस्वी में वो हुआ था दोस्तों। फिर दोस्तों इसको क्या किया गया, इसको फिर दोस्तों 2006 में इसको संशोधित करके 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बना दिया गया। तो ये दोस्तों 2006 में संशोधित हुआ और इस तरह से दोस्तों, यानी कि बच्चा जब तक वयस्क न हो जाए तब तक दोस्तों उसका विवाह करना अपराध है, ये चीजें हो गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार नियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ था। शिक्षा का अधिकार नियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ, 2009, 2010, 2005, 2001। दोस्तों हम सभी जानते हैं राइट टू एजुकेशन 2009, क्या जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 में वो हुआ था। पर यहाँ बात हो रही है कि किस वर्ष में प्रभावी हुआ था दोस्तों, किस वर्ष में प्रभावी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, सारे बच्चे देने का प्रयास करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था, सारे बच्चे देने का प्रयास करें दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार नियम यानी राइट टू एजुकेशन 2009, जिसमें कि सभी बच्चों को यह कहा गया कि सभी बच्चे दोस्तों शिक्षित हों, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। और दोस्तों प्रभावी हुआ था यह 1 अप्रैल दोस्तों 2010 में। कब, 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था ये, यानी कि इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2009 मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। 2009 मतलब प्रभावी हुआ था 2010 में, यानी 1 वर्ष बाद दोस्तों ये प्रभावी हुआ था। सारी चीजें हो गई थी तैयार और एक साल बाद दोस्तों प्रभावी हुआ, तो 2010 था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी जेआरएफ नेट परीक्षा जून 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
संघीय सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची या अवशेषी शक्तियां दोस्तों। शिक्षा दोस्तों, एजुकेशन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक होती है संघीय सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है संवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हमारे संविधान में पाई जाती हैं दोस्तों। जो कि अब बात करी जाए दोस्तों, संघीय सूची की बात की जाए तो ये होती है सेंटर, केंद्र के अधीन होती है। दूसरी सूची होती है जो आपके राज्य के अधीन होती है, जिसमें राज्य सरकार नियम बनाती है, इसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है। और तीसरी सूची है आपकी संवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियम बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों नियम बनाते हैं। तो बताइए शिक्षा किसके अंतर्गत आएगी? तो दोस्तों शिक्षा आपकी आती है किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें इसमें नियम कानून बनाती हैं दोस्तों। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रिपीट हो सकता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका एजुकेशन आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, विश्वसनीय विधि पूछा है। अंतर्दर्शन विधि होगा, व्यक्ति वृत्त अध्ययन विधि होगा, या प्रयोगात्मक विधि होगा, या निरीक्षण विधि होगी? कौन सी विधि होगी दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है, कौन सी है विश्वसनीय विधि? दोस्तों हम सभी अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जब तक हम विश्वास कब करते हैं? जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हमने a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर हमें ट्रिक हमें पता है कि भाई ये ट्रिक, अगर ये सूत्र हम लगाते हैं तो a+b का अगर होल स्क्वायर हमें पता करना है तो हमें a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र होता है? a² + b² + 2ab। ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, तभी दोस्तों a+b का हमें होल स्क्वायर का हमें पता चलेगा कि क्या होता है a+b होल स्क्वायर का रिजल्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमें क्या होगा? विश्वास होगा दोस्तों। क्या होगा? विश्वास होगा कि ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल सही है। a+b की होल स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो हमें ये ट्रिक लगानी पड़ेगी, तभी पता चलेगी। तो वो कैसे होगा दोस्तों? जब हम प्रयोग करेंगे, जब हम यूज करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे निरीक्षण विधि बता रहे हैं, ये नहीं होगा दोस्तों, गलत होगा। प्रयोगात्मक विधि होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में हिंदी और पुस्तकें हैं, हिंदी पुस्तक, अपनी हिंदी सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ले सकते हैं दोस्तों स्टडी 91 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अनुवांशिक विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अनुवांशिक विधि है? यूपीएचएस प्रधानाचार्य परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अंतर्दर्शन होगा, बहिर्दर्शन होगा, प्रयोगात्मक होगा या विकासात्मक होगा? कौन सा होगा दोस्तों? अनुवांशिकता की बात करिए, अनुवांशिक विधि, हेरिडिटी दोस्तों। अनुवांशिकता लक्षण जो कि हमें किससे प्राप्त होते हैं? अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। किससे? अपने माता पिता, यानी कि अपने पेरेंट्स से जो हमें लक्षण प्राप्त होते हैं, अनुवांशिक लक्षण दोस्तों, जो कि हमारे क्रोमोसोम से हमें के द्वारा जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सारी चीजों को। तो इसमें बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी अनुवांशिकता विधि होती है? अंतर्दर्शन नहीं होगा, बहिर्दर्शन नहीं होगा, प्रयोगात्मक नहीं होगा दोस्तों, विकासात्मक, यानी हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में ये दोस्तों ये हमारे वो होते हैं। हमारी अनुवांशिकता हमारे विकास में बहुत ही सहायक होती है दोस्तों, चाहे वो हमारा मानसिक विकास हो, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, सब में दोस्तों हमारी अनुवांशिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। यूपी टेट प्राइमरी 2015 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य होता है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको बताया था समाज। दोस्तों समाज के अंतर्गत आपका आता क्या है? परिवार आती है, आपकी फैमिली आता है, आपके आस पड़ोस आते हैं दोस्तों, आस पड़ोस आता है आपका क्या दोस्तों? विद्यालय आता है। ये सभी दोस्तों किसके पार्ट है? आपके दोस्त आते हैं। ये क्या है दोस्तों? आपके
समाज के एक पार्ट हैं, समाजीकरण के एक पार्ट माने, जिससे कि हम क्या करते हैं दोस्तों, अनुकरण करके, अनुसरण करके, उनसे समायोजन करके हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। दोस्तों आपके दोस्त की विभिन्न भाषा होती है, आपके आस पड़ोस में लोग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है सभी का दोस्तों, तो उनसे हम क्या करते हैं, समायोजन करके, उनसे अनुकूलन के अनुसार दोस्तों, वातावरण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो सामाजिक वातावरण में दोस्तों अनुकूलन और समायोजन से होता है, शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी। आर्थिक तत्व होगा, सामाजिक परिवेश जन तत्व होगा, शारीरिक तत्व होगा या वंशानुगत। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्तों यहां बात हो रही है सोशल डेवलपमेंट की। किसकी बात हो रही है? सोशल डेवलपमेंट की। अगर दोस्तों बात होती बॉडी डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की या बौद्धिक विकास, तो वंशानुगत तत्व आ सकता था, पर शारीरिक तत्व आ सकता था, आर्थिक तत्व आ सकता था, पर यहाँ सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होंगे। क्या होंगे? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं, जो कि हमें दोस्तों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक परिवेश तत्व होंगे, उसी प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होगा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। बिहार टेट में प्राइमरी 2013 में आपके पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या बात। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित होता है दोस्तों, सामाजिक विकास की बात हो रही है तो सामाजिक आर्थिक स्तर से बिल्कुल होगा दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर से होता ही है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, परिवार से भी होता है, यानी इनमें से सभी तीनों से दोस्तों हमारे बालक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है हमारे बालक का होता है, तो इनमें से सभी आएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण कौन सा है? परिवार एवं पास पड़ोस होगा, परिवार एवं मीडिया होगा, विद्यालय एवं मीडिया होगा, मीडिया एवं पास पड़ोस। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी दो एजेंसियां होती हैं दोस्तों, एक प्राथमिक एजेंसी होती है, दो एजेंसी होती हैं, एक प्राथमिक एजेंसी होती है और एक द्वितीयक एजेंसी होती है दोस्तों। क्या होती है? एक द्वितीयक एजेंसी होती है। द्वितीयक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत हमारी आती है फैमिली। क्या आती है दोस्तों? हमारी फैमिली आती है, यानी कि हमारा परिवार आता है दोस्तों। उसके बाद द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत हमारे आस पड़ोस, मीडिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो जिसमें परिवार और मीडिया दोस्तों, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं आस पड़ोस, और यानी कि विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। कौन सी एजेंसी है? द्वितीयक समाजीकरण की बात करें जिसमें परिवार न हो दोस्तों, तो इसमें हमारा होगा परिवार, इसमें भी है, ये नहीं होगा, परिवार एवं मीडिया नहीं होगा दोस्तों। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस नहीं दोस्तों, विद्यालय एवं मीडिया, आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय एवं मीडिया, हमारी सेकंड एजेंसी। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। क्या होगा? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यूपी टेट प्राइमरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुबंधन का सिद्धांत होगा, अनुकरण का सिद्धांत होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत, दोस्तों मैंने आपको बताया था नॉम चॉम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। नॉम चॉम्स्की ने बताया कि दोस्तों बालक में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो इन्होंने बताया कि जो अनुबंधन का सिद्धांत होता है, इसके माध्यम से बालक भाषा सीखता है। अनुकरण यानी कि नकल करके, कॉपी करके, क्या करते हैं दोस्तों? नकल करके, यानी कॉपी करके बालक क्या करता है? सीखता है भाषा को। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही बालक भी बोलेगा दोस्तों। अतिरिक्त परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है दोस्तों, पर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का नहीं लगाना पड़ता दोस्तों। क्या है? क्या अधिक शक्ति लगाएंगे तभी भाषा सीख पाएंगे? नहीं, ये आपका गलत है। सी इज द राइट, नॉम होगा।
बाकी सही है दोस्तों। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। सीटेट प्राइमरी 2016 में पूछा गया है। भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। क्या आंसर होगा दोस्तों चॉम्स्की के अनुसार? तो दोस्तों चॉम्स्की, मैंने अभी बताया कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था और इनका मानना था कि जो भाषिक क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। बालक के अंदर बचपन से ही यह क्षमता होती है दोस्तों। क्या होती है? बचपन से ही यह क्षमता बालक के अंदर होती है। जन्म से ही बालक के अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की। किसकी? भाषा सीखने की क्षमता होती है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भाषा और का एक उत्तम साधन है। फरवरी 2014 में पूछा गया सीटेट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़े या पढ़ने, लिखने, समझने। कैसा है? भाषा एक उत्तम साधन है। कैसा होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा दोस्तों? भाषा सर्वप्रथम क्या होगा? हम सुनते हैं। भाषा क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनने। उसके बाद बोलते हैं, बोलने, और सोचने का क्या है? एक उत्तम साधन है। पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर सोचते हैं। ये आपका ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ए होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी? क्लास 1 की बात कर रहे हैं। क्लास 1 की बात कर रहा है दोस्तों। यूपी प्राइमरी 2015। पहले क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। कक्षा 1 में भाषा कौशल का दोस्तों लैंग्वेज स्किल की बात करें, पहले क्या होता है दोस्तों? हम जब बच्चे थे, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले दोस्तों क्या प्रारंभ किया? हमने सुनना प्रारंभ किया। लैंग्वेज को क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम हमने सुनना, लिसनिंग, क्या किया? लिसनिंग, सुनना प्रारंभ किया। क्या किया दोस्तों? सर पहले हम भाषा को क्या किए? सुने। उसके बाद हमने बोलना प्रारंभ किया। क्या करना किया? बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। बालक थे हम, फिर क्या हमने किया? बोलना करना, स्पीक करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने पढ़ना, रीडिंग करना, क्या किया? भाषा को रीडिंग करना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में हमने दोस्तों लिखना प्रारंभ किया। तो ए इज द राइट आंसर। पहले बालक कक्षा 1 में बालक को सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ए इज द राइट। भाषा कौशल का विकास क्रम ये होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण पर बल देता है। अनुकरण द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा, भाषा प्रयोग द्वारा, अभिव्यक्ति द्वारा। भाषा व्यवहार सीटेट प्राइमरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है दोस्तों? अभिव्यक्ति नहीं होगा, भाषा प्रयोग नहीं होगा, रचनात्मक, अनुकरण यानी कॉपी करना, नकल करना, कॉपी करना। दोस्तों बालक क्या है? अनुकरण करके बहुत ही चीजें सीखता है। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? व्यवहार। जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसी आप उससे भाषा बोलेंगे, उसी प्रकार से बालक भी भाषा बोलेगा दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों जिन बच्चों ने दिया ए, अनुकरण करके, कॉपी करके, नकल करके। ठीक है, तो ए इज द राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोस्तों आपके फाउंडेशन बैच हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का स्टडी 91 में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।